करेंगे तो एवरेज टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। अगर हम बात करें एवरेज टोटल कॉस्ट की तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जो भी टोटल कॉस्ट बनी है उसे टोटल क्वांटिटी पे डिवाइड कर दें, या फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी प्लस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट बन जाएगा। इस टेबल में से आता कुछ नहीं है, ना ही इसके डायग्राम में से कुछ आता है, वो इसमें से सिर्फ एक रिलेशन हमें देखना होगा, उसके अलावा इसमें से हमें कुछ भी नहीं देखना। वो रिलेशन है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का। तो इसमें अगर टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जैसे जैसे ये प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, हमारी एक कॉस्ट आपको नजर आ रही है तो क्या है, फिक्स है। जो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से इंक्रीज नहीं हो रही वो कॉस्ट क्या कहलाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती जा रही है, इंक्रीज, तो इसे कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में आप फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, टोटल कॉस्ट। अब हमने निकाली है नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि एक एडिशनल यूनिट बनाने पे एडिशनल कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है उसे हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट, उसे कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज आया, 10 का, 20 माइनस 10, 10 रुपए का चेंज आया है। तो वो कितने यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पे आया, एक। ये 10 कौन से वाली थी, फिक्स, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें। यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं बना, लेकिन इसके बावजूद 10 रुपए क्या हुए, खर्च हुए। इट्स मींस के ये फिक्स्ड है, जबकि वेरिएबल क्या है, 0। तो अगर मैंने वही बात की थी कि इफ वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 0 देन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्शन के बढ़ने से एक खर्चा भी बढ़ा, वो वेरिएबल का था। अगर हमने मार्जिनल देखना है तो एडिशनल एक यूनिट बनने पे कितना खर्चा हुआ, 10 रुपए। फिर 2 यूनिट बने तो टोटल खर्चा कितना, 29। अगर हम मार्जिनल निकालें कि एक एडिशनल बनने पे एडिशनल कितना खर्चा हुआ, तो हमने कहा कि जब एक बना था तो 20 रुपए हुआ, जब 2 बने हैं तो 29 रुपए। तो यहाँ पर 29 माइनस 20 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो क्या बना 9। यानी कि एक एडिशनल यूनिट बनाने पे एडिशनल जो कॉस्ट आई है वो मार्जिनल कॉस्ट तो एक हद तक तो कम होगी, लेकिन एक लिमिट को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो वो लिमिट क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी कॉस्ट। अगर हम यहाँ पर देखें, जब हमने 5 यूनिट बनाए टोटल खर्चा हुआ 57, हमने कही 57 रुपीस टोटल कॉस्ट आई है 5 यूनिट बनाने पे। तो अगर 4 बने थे तो तब कितना खर्चा था, हमने कहा 45। तो 57 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4, तो आंसर कितना है, 12। ये होगी मार्जिनल कॉस्ट। इसके बाद अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट देखनी है तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास ये है, इनको डिवाइड करते जाएंगे आप क्वांटिटी पे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे वेरिएबल कॉस्ट पे जाना है तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास ये है, इसको डिवाइड करेंगे क्वांटिटी पे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और अगर टोटल पे जाना है तो टोटल का कॉलम ये है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे, या हम इन दोनों को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आता जाएगा, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। और एवरेज टोटल कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट का नेम भी ये इस्तेमाल करता है, इसे एसी से भी रिप्रेजेंट करता है, या एवरेज टोटल कॉस्ट से भी इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि डायग्राम में एवरेज कॉस्ट को मींस के एवरेज टोटल कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट से ही रिप्रेजेंट किया गया है। अब अगर आप यहीं से देखें तो रिलेशन अगर हम देखेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एक डिक्रीज होते होते कहां पर पहुंच गई है, 1.4 पे। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन के बढ़ने से पर यूनिट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन ये डिक्रीज होते होते 0 तक नहीं जाएगी, ये 0 तक नहीं जाएगी। जैसे ही ये नियर टू एक्स एक्सिस पहुंचेगी ये फ्लैटर हो जाएगी, जैसे ही ये नियर टू एक्स एक्सिस पहुंचेगी तो ये फ्लैटर हो जाएगी, यानी कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होगी। उसके बाद बाकी आप देखेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, एवरेज टोटल कॉस्ट भी पहले क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो गया, इंक्रीज। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो डिक्रीज होके इंक्रीज
हुआ है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में हुआ है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हुआ है। यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे, मींस के हाफ हाफ का फर्क है कि बहुत ज्यादा जो है वो मार्जिनल कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है। अगर हम इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये इसकी डायग्राम बनती है। अगर आप देखेंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होते होते जैसे वो नियर टू एक्स एक्सिस पहुंच जाए वो फ्लैटर हो गया, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, ये एंड पे आके पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को देखें, मार्जिनल और एवरेज का मेन हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन बनेगा, इनके हम अलग से डायग्राम बनाते हैं। अगर हम जी नहीं, ये ग्राफ हम यूटिलाइज करेंगे रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए, ग्राफ आता नहीं। ग्राफ ना तो बनाना है आप लोगों ने, ग्राफ जो आता है वो चैप्टर नंबर 13 में से आएगा और इसके अलावा ग्राफ आपको आएंगे इन्वेस्टमेंट के, जिसमें से वो पूछा जाएगा कि ऑटोनॉमस या इंडिविजुअल इंड्यूस वो सेविंग इन्वेस्टमेंट इनमें से होगा। इसके अलावा ग्राफ अगर आपको आता है तो जो हमने डायग्राम पढ़ी थी उसकी आउटपुट गैप इनपुट गैप की, सॉरी आउटपुट इनपुट यानी कि गैप गैप पॉजिटिव गैप नेगेटिव गैप, वो चैप्टर नंबर 6 में उसका ग्राफ आएगा। इसके अलावा अगर ग्राफ से पूछेगा तो टोटल कॉस्ट जो अभी ऊपर पढ़ के गए हैं वो वाला ग्राफ पूछेगा। और इसके अलावा ग्राफ एक पूछेगा क्वेश्चन ग्राफ से, लेकिन ग्राफ बनाया नहीं होगा, वो होगा चैप्टर नंबर 4 में ही, जो हमने कल प्रोडक्शन वाला पढ़ा था, जो हमने कल ये पढ़ा था जिसमें ये चीज थी कि ये ग्राफ पूछेगा लेकिन ये बना के नहीं देगा। ये जो हमने बनाई थी ये ग्राफ अलग अलग रेस करती है, वैसे मैंने साथ बनवाए थे नहीं इनके अलग कंपैरिजन में भी, तो वो ग्राफ दिए नहीं होंगे लेकिन रिलेशन पूछेगा। तो ये वाहद है कि जिसमें ग्राफ दिया नहीं होता इसमें रिलेशन पूछता है, बाकी आपको ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करके देगा। ये ग्राफ में से पूछता नहीं है कुछ भी, इकोनॉमिस्ट किसी इकोनॉमिस्ट की रीजन पूछ लेगा, ये ग्राफ नहीं आता। ग्राफ मेनली आते हैं ये वाला, इस चैप्टर में से ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये इन्हीं के लिए ही ये यूज होगी। एक मार्जिनल कॉस्ट है ये वाली और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट, ये इन्हीं के लिए वो ग्राफ यहां यूज होता है जहां से क्वेश्चन बनता है। तो कॉस्ट वाला जो है ये हम यहां पर आगे जितने भी ग्राफ्स हैं इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और पढ़ना हमने इनमें से एक ही है। जब एक पढ़ाऊंगा तो बाकी सारे क्लियर हो जाएंगे, बाकी जितने भी देखेंगे तो ये चीज एक ही है। ये वाला ग्राफ और ये इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, ये एक लाइन है और यहाँ दो लाइंस में बने हैं। तो ये रेवेन्यू के एतबार से है, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक नॉन परफेक्ट कंपटीशन वाला है। तो नॉन परफेक्ट कंपटीशन में 3 मार्केट है, वो तीनों एक जैसे बनेंगे और एक में एक है उसका अलग बनेगा। ये भी ब्रेक के बाद हमने ये करना है, बस ये कंप्लीट करने के बाद ब्रेक होगी 15 मिनट की, उसके बाद दोबारा रेवेन्यू करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कॉस्ट पे, यहाँ कॉस्ट होगी और इसके बाद होगी प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन और कॉस्ट में हमने फिक्स कॉस्ट का जिक्र कर लिया, वो हमारा इसमें आगे सिनेरियो यूज भी नहीं होना। बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की, तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होके इंक्रीज हो और बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके सामने यहाँ पर इंक्रीज हुई है। अगर फिगर्स में देखेंगे तो बहुत ज्यादा अबाव तक गई है और वहां ऊपर भी हमने यही पढ़ा था कि 36 तक जो है वो इंक्रीज हुई है और पहले कम रेशियो में डिक्रीज हुई और जब इंक्रीज हुई है तो बहुत जल्दी। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो डिक्रीज पहले कम रेशियो में ही की और जब इंक्रीज हुई है तो यहाँ से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है जैसे प्रोडक्शन बढ़ी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट की, तो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हुई और फिर इंक्रीज हुई, डिक्रीज होते होते यहां तक है और इसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो यहां आ जाएगी एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट है जिसका कर्व हमने पढ़ा था कि ये जो है रिलेटिवली फ्लैटर कर्व ही बनता है, तो ये एवरेज कॉस्ट है। लेकिन एक प्रॉपर्टी इसके अंदर फुलफिल होनी चाहिए, वो ये प्रॉपर्टी होगी एवरेज कॉस्ट, ये है मार्जिनल कॉस्ट। अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि मार्जिनल कॉस्ट का कर्व
एवरेज कॉस्ट के कर्व को कट करेगा फ्रॉम बिलो एट मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। मार्जिनल कॉस्ट कट्स एवरेज कॉस्ट कर्व एट मिनिमम पॉइंट फ्रॉम बिलो। तो यहां पर ये दोनों बातें कंप्लीट है कि अगर आप देखेंगे तो एवरेज कॉस्ट को बिलो से कट करके जा रहा है और इसके मिनिमम पॉइंट पे ही है जहां ये डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज होना शुरू होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट कट करेगा एवरेज कॉस्ट को फ्रॉम इट्स बिलो पॉइंट एट मिनिमम पॉइंट। तो ये एक चीज है याद रखनी, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर हम इसे मार्केट इक्विलिब्रियम का नेम देंगे। ये मार्केट इक्विलिब्रियम होगा इस चैप्टर में, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, वो वाला पॉइंट मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करे तो नंबर 1 मार्जिनल कॉस्ट कट करे एवरेज कॉस्ट की तरफ, नंबर 1, और वो जो कट करेगा वो फ्रॉम बिलो एट मिनिमम प्राइस करेगा। तो ये दो कंडीशन, एक सफिशिएंट और एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो ये पॉइंट क्या बनेगा, मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनेगा, जो कि हम मार्केट में जो कि अगला पार्ट सी है उसमें जाके इसे डिस्कस करेंगे। बाकी इनका रिलेशन है, और अगर देखा जाए तो इनका रिलेशन जो बनाया गया है वो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के साथ ही है। और अगर आप देखेंगे तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज हो गया। बाकी जो कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों एक साथ ही वेरी करेंगे, क्योंकि फिक्स आपकी जो है वो अलग है। जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा वैसे वैसे किस में चेंज आएगा, टोटल कॉस्ट में। तो फिर जैसे जैसे टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा वैसे वैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है, क्योंकि ये चेंज आपस में दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से ये, क्योंकि फिक्स तो हमेशा क्या है सेम ही रहेगा, उसका इन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर रिलेशनशिप अगर हम देखें तो मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट के साथ, तो 3 पॉइंट ले लेते हैं हम। एक पॉइंट ये, इस पॉइंट में मुझे बताएं कि एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ग्रेटर है या लेस। ये यहां से अंदाजा लगाना होता है कि कॉस्ट के अकॉर्डिंग यहां कोई कॉस्ट होगी, यहां कॉस्ट होगी, तो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है या एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट। इस सिनेरियो को मैं कहूंगा कि यहां पर एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट है, या मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट। तो अगर एवरेज कॉस्ट ग्रेटर है मार्जिनल कॉस्ट से, तो उस वक्त एवरेज कॉस्ट क्या कर रहा होगा, डिक्रीज होगा। उस वक्त एवरेज कॉस्ट क्या कर रहा होगा, डिक्रीज। एक सिनेरियो बनेगा ये, यहां क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगा एवरेज कॉस्ट के, तो यहां पर एवरेज कॉस्ट पे क्या होगा, मिनिमम। ये एमसीक्यूज है जो ये मैंने लिखा है। और इसके बाद यहां से यहां का कंपैरिजन करके अगर देखें तो यहां पर एवरेज कॉस्ट क्या है और मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, और एवरेज कॉस्ट कम। तो हम कहेंगे कि इफ मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, क्वेश्चन ये बन सकता है कि इफ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, देन एवरेज कॉस्ट द डायरेक्शन ऑफ एवरेज कॉस्ट इज, या देन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज, आई नो। तो आप क्या कहेंगे, इंक्रीज। सॉरी, एवरेज कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, इंक्रीज। एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये तीनों बातें नीचे लिखी हुई हुई हैं अलग अलग, कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जब मार्जिनल कॉस्ट लेस होगा एवरेज कॉस्ट से, तो ये सिनेरियो बनेगा मार्जिनल कॉस्ट लेस है किससे, एवरेज कॉस्ट से, यानी कि एवरेज कॉस्ट ग्रेटर है मार्जिनल कॉस्ट से, उस वक्त एवरेज कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज। तो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है या डिक्रीजिंग है जी, फर्स्ट वैल्यू में मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है डिक्रीजिंग, मिनिमम है या डिक्रीजिंग फर्स्ट वैल्यू इसमें मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट तो यहाँ पर है ना, ये एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल तो यहाँ पर कम है ना। हाँ बिल्कुल, लाजिमी एक मिनिमम यहाँ से भी यहाँ रखा जा सकता। बस ये सिनेरियो माइंड में होना चाहिए कि जब ये देखें ना, ये सारे सिनेरियो, ये नहीं देखना मिनिमम का वर्ड नहीं आएगा,
वर्ड ये आएगा कि मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर है या लेस है। चलिए पॉइंट सी बिल्कुल सीधे वाले पॉइंट पर, मार्जिनल कॉस्ट कम है किससे? एवरेज से। एवरेज क्या करेगा? डिक्रीज। अगर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर है तो उस वक्त एवरेज कॉस्ट क्या होगा? मिनिमम होगा। जब मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर है एवरेज कॉस्ट से तो मींस के उस वक्त एवरेज कॉस्ट क्या कर रहा होगा? इंक्रीज। बाकी ये तो रीडिंग है, लेकिन ये मैंने शायद बता भी दिया था कल साथ में कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जब हमने पढ़ा था तो वो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट था, क्योंकि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में इनपुट की कॉस्ट कम होती थी और आउटपुट की कॉस्ट इनपुट कम होता था, आउटपुट ज्यादा। अगर इनपुट कम है तो मींस के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम, तो इसे दूसरा नेम देंगे लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। फिर बात की थी हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, जिसमें मैंने कहा था कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, तो यहाँ पर ये फिर क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। फिर तीसरा हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न, उसमें ये था कि इनपुट ज्यादा और आउटपुट कम। अगर इनपुट ज्यादा तो इनपुट की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की शक्ल में, तो फिर कॉस्ट भी ज्यादा, और अगर कॉस्ट ज्यादा तो फिर वो लॉ में क्या बन जाएगा? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। चलिए आप 45 मिनट तक ब्रेक है।